And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Governmental Guru. Let's compete. Today, I will discuss office procedure part 2. Again, it is related to the records management, but it is very important one. Today, I will discuss retention schedule of accounts, establishment matters, pension files, and uh, service leave, pay and allowances, etc. So today I will discuss the retention schedule. So it is very important part. Up to the end, try to listen the video. Definitely, you can get complete information. So it is very important part. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So you see, you join my WhatsApp number. It is 83277820034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. My two Telegram channel links are there. One is t.me/BAPI2034 and second Telegram channel link, it is t.me/ASIT2034. If you join the Telegram channels, then you can get notification for my upcoming videos. So now I am going to start record retention schedule. First of all, it means purpose of record retention schedule. What is the main purpose? Okay, if descriptive question is coming. First one, to prevent premature destruction of important records. कुछ ऐसा रिकॉर्ड है उसका जो जैसे कैटेगरी ए में बोला था वो परमानेंट है और बहुत प्रेसियस मटेरियल है और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आफ्टर 25 ईयर्स. एक्चुअली उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में. और जो कैटेगरी बी भी है वो भी इम्पोर्टेंट है मगर इतना प्रेसियस नहीं है इन कंपैरिजन टू कैटेगरी ए. वो भी परमानेंट है मगर डिफरेंस है कि जो कैटेगरी ए है वो माइक्रो फिल्म, एक्चुअली फोटोग्राफिक फिल्म के आकार में रहेगा मगर कैटेगरी बी नहीं रहेगा. ठीक है. कैटेगरी सी उसका एक लिमिटेड पीरियड होता है और उसका मैक्सिमम पीरियड 10 ईयर्स होता है. तो इसलिए एक टाइम ड्यूरेशन है. सो उसके बाद रिव्यू होगा और डिसीजन लिया जाएगा कि उसको फर्दर इट मीन्स हम रिटर्न करेंगे कि उसको वीड आउट करेंगे. तो टू प्रिवेंट प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स, टू अवॉइड कीपिंग फाइल्स लॉन्गर देन नेसेसरी विच वेस्ट स्टोरेज स्पेस. सो कोई भी फाइल जो रिटेंशन पीरियड है बेसिकली एक मिनिमम पीरियड होता है. तो जो कैटेगरी सी फाइल है आपको पता होगा प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसको जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से हम रखेंगे, उसके बाद उसको वीड आउट कर देंगे. ठीक है. क्योंकि बहुत स्टोरेज स्पेस भी चला जाता है. जो डॉक्यूमेंट्स वैल्यूएबल नहीं है और आगे में उसका यूजफुलनेस नहीं है और वो जो शेड्यूल था वो शेड्यूल क्रॉस कर चुका है तो उसको रिमूव करना बहुत नेसेसरी है. नेक्स्ट वन, टू एंश्योर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्रॉपर मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, तो इसलिए 3 कैटेगरीज है. तो कैटेगरी सी जो है उसी में मैक्सिमम पीरियड 10 ईयर्स होता है. ठीक है. और उसका जो टाइम पीरियड होता है फिक्स होता है. मगर जो कैटेगरी ए बी है वो परमानेंट है. ठीक है. तो ये जो पर्पज है आपको याद रखना है. सपोज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इज कमिंग. चलो नेक्स्ट पार्ट एक्चुअली हम फास्ट चेक करेंगे रिलेटेड टू द अकाउंट्स को चलेंगे. रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल इन रेस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कनेक्टेड विथ अकाउंट्स. ऑब्जर्व द इंस्ट्रक्शंस. आप अपेंडिक्स 9 टू द GFR 2017 देखिए. रिलेटेड टू द अकाउंट्स में जो भी रिकॉर्ड्स है उसका क्या कितना दिन तक वो रिटर्न रहेगा ना वो परमानेंट रहेगा, उसको हम चेक करेंगे रिलेटेड टू द अकाउंट्स. यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर के हिसाब से 1I को देखिए. एक्सपेंडिचर सैंक्शंस इंक्लूडिंग ग्रांट्स इन एड, तो उसमें रिटेंशन पीरियड 2 ईयर्स और 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट विच एवर इज लेटर, जो बाद में होगा. ठीक है. सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो विच एवर इज लेटर को थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं. जैसे ये जो रिकॉर्ड है वो अभी क्लोज हो गया. ठीक है. अभी सपोज ये क्लोज हो गया. क्लोज होने के बाद
जब क्लोज हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, फाइल में रिकॉर्डिंग हो जाएगा, फाइल नंबर डाल दिया जाएगा, उसको इंडेक्स में रख दिया जाएगा। क्लोज होने के बाद सपोज क्लोज हो गया फॉर एग्जांपल अप्रैल 21 2021, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 इयर्स, तो 2 इयर्स मीन्स जो उसका जो रिटेंशन पीरियड बेसिकली खत्म हो जाता है। अगेन हम चलेंगे अप्रैल 2023, उसका रिटेंशन पीरियड खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 2 इयर्स कंप्लीट हो जाता है इसी डेट में। तो अप्रैल सपोज आप लीजिए 21 2023, इसमें हम उसको वीड आउट करेंगे ये डेट में, क्योंकि अप्रैल 2023 जो 2 इयर्स खत्म हो रहा है, ठीक है। अभी हो गया अप्रैल 21 2023 में हम उसको क्या करेंगे, वीड आउट करेंगे, ठीक है, उसको रिमूव करेंगे। मगर एक ऑडिट भी है, और 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, और 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट विच इज लेटर। सपोज ऑडिट हो गया, जैसे सपोज ऑडिट को मैं बोलता हूं सपोज जनवरी 20, ओके 2022 में ऑडिट हुआ। अच्छा 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, 1 ईयर कब कंप्लीट हो जाएगा, सपोज इट इज जनवरी 19 2023, ठीक है। तो सपोज हम इसमें आ जाएगा जनवरी, उसी डेट को 2023 कर दीजिए। मगर लेटर डेट आप देखेंगे, यदि आप ये दोनों को जो राउंड कर रहा हूं, एनसर्कल कर रहा हूं, दोनों डेट को आप देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो लेटर डेट है उसी में ही उसको वीड आउट किया जाएगा, जो बाद में आएगा, ठीक है। तो उसमें ऐसे कैलकुलेट कीजिए आप 2 इयर्स और 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट व्हिच एवर इज लेटर, जो बाद में आएगा, ऐसे कैलकुलेशन कीजिए जो बाद में आएगा, ठीक है। समझ रहे, दो डेट जो होगा, सपोज फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो व्हिच एवर इज लेटर, एक डेट है कि अप्रैल, सपोज इमेजिनरी एग्जांपल में अप्रैल 22 2024, और एक है अप्रैल 20 2023। इसमें अभी 2 इयर्स कंप्लीट हो गया, ओके 2 इयर्स कंप्लीट हो गया। इसमें 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ये 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, सो बाद में कौन सा डेट आएगा, ये आएगा अप्रैल 22 2024, है कि नहीं। तो व्हिच एवर इज लेटर, ये दोनों में व्हिच एवर इज लेटर अप्रैल 22 2024, क्लियर। तो इसके हिसाब से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एक्सपेंडिचर सैंक्शंस 2 इयर्स और 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ओके व्हिच एवर इज लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कैश बुक्स मेंटेन बाय डीडीओ, जो कैश बुक्स एक्चुअली मेंटेन करता है डीडीओ, उसका रिटेंशन पीरियड 10 इयर्स, ओके। ये क्लियरली मेंशन है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रूल्स 1983, इसको भी याद रखिए, ठीक है। तो कैश बुक्स मेंटेन बाय डीडीओ, उसका रिटेंशन पीरियड 10 इयर्स है, ठीक है। और अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रूल्स 1983, ठीक है। जब कैश बुक मेंटेन होने के बाद वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, जब रिकॉर्डिंग हो जाए, जब क्लोज हो जाएगा, उससे आप ये कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो कैश बुक्स मेंटेन बाय डीडीओ, उसका रिटेंशन पीरियड 10 इयर्स रहेगा। वैसे ही कॉन्टिंजेंट एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स, 3 इयर्स और 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट व्हिच एवर इज लेटर। 3 इयर्स लीजिए और 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट व्हिच एवर इज लेटर। सपोज इसमें भी मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 3 इयर्स कंप्लीट हो गया, सपोज अप्रैल 25 2025, ये 3 इयर्स कंप्लीट हो गया, और 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वो हो गया जनवरी 21 2025, ठीक है, जनवरी 21। इसमें ये जो है ऑडिट कंप्लीट हो गया, 1 ईयर आफ्टर ऑडिट, ये है 1 ईयर आफ्टर ऑडिट, ये जो है ये आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स। अच्छा लेटर कौन आएगा ना, अप्रैल 25 व्हिच एवर इज लेटर ना, अप्रैल 25 2025,
ठीक है, दोनों डेट, एक है जनवरी 21 2025 जो 1 ईयर कंप्लीशन आफ्टर ऑडिट, और आफ्टर 3 इयर्स ये हो रहा है अप्रैल 25 2025, तो लेटर डेट अप्रैल 25 2025। ठीक है, तो इसे आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर जो कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स 3 इयर्स और 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट व्हिच एवर इज लेटर। क्लियर। नेक्स्ट वन, एरियर क्लेम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। एरियर क्लेम्स में वही है 3 इयर्स और 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट व्हिच एवर इज लेटर। ठीक है, तो एरियर क्लेम्स के ऊपर 3 इयर्स और 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट व्हिच एवर इज लेटर। नेक्स्ट वन, जीपीएफ मेंबरशिप पेपर्स 1 ईयर रहेगा वो। ठीक है, रिटेंशन पीरियड। जीपीएफ नॉमिनेशन 1 ईयर आफ्टर सेटलमेंट ऑफ जीपीएफ अकाउंट, पूरा जीपीएफ अकाउंट सेटलमेंट होने के बाद 1 ईयर रहेगा उसका जो रिटेंशन पीरियड। और ओरिजिनल नॉमिनेशन केप्ट इन सर्विस बुक, जो ओरिजिनल नॉमिनेशन है वो सर्विस बुक में रखा जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ मिसिंग क्रेडिट्स इन जीपीएफ, यदि कुछ मिसिंग क्रेडिट्स है जीपीएफ में उसका भी रिटेंशन पीरियड 1 ईयर रहेगा। फाइनल विथड्रॉल फ्रॉम जीपीएफ, फाइनल विथड्रॉल फ्रॉम जीपीएफ, हाउस बिल्डिंग की एजुकेशन एटसेट्रा, फाइनल विथड्रॉल फ्रॉम जीपीएफ, ये बोल रहा है रिटेंशन पीरियड 1 ईयर रहेगा। नेक्स्ट वन, जीपीएफ एनुअल स्टेटमेंट्स, जीपीएफ एनुअल स्टेटमेंट्स भी 1 ईयर रहेगा। और नेक्स्ट वन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जैसे टीए और ट्रांसफर टीए क्लेम्स, आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है जैसे टूर है, ट्रेनिंग है, इसमें आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। और टीटीए ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम्स, जब आपका ट्रांसफर होता है, जब आपका पब्लिक ट्रांसफर होता है तब आपको टीटीए आप क्लेम करते हो। तो ये भी उसका जो रिटेंशन पीरियड है 3 इयर्स और 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट व्हिच एवर इज लेटर। ठीक है, 3 इयर्स और 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट व्हिच एवर इज लेटर। इसके ऊपर एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज आपका 3 इयर्स कंप्लीट हो गया जून 2025, ये कंप्लीट हो गया, इसमें लिख देता हूं कंप्लीट 3 इयर्स, सीओ कंप्लीट 3 इयर्स। ठीक है, और 1 ईयर कंप्लीशन आफ्टर ऑडिट, जो ये डेट आ जाएगा सपोज सितंबर 2024, इट इज सपोज 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर ऑडिट, 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ये जो है ओके 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। तो उसमें लेटर डेट क्या होगा, लेटर डेट क्या होगा जून 2025, व्हिच एवर इज लेटर मींस दिस डेट। आप ये दोनों डेट को कंपेयर कर दो, पता चल जाएगा। तो एक है सितंबर 2024 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, और एक है जून 2025 ओके कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स। तो कौन सा डेट लेंगे व्हिच एवर इज लेटर ना, जून 2025, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 इयर्स और 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट व्हिच एवर इज लेटर। नेक्स्ट बजट एस्टिमेट्स देखेंगे, बजट एस्टिमेट्स और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, इसका रिटेंशन पीरियड 3 इयर्स रहेगा फॉर डिपार्टमेंटल बजट कंपाइलेशन। एक्चुअली जो बजट एस्टिमेट होता है वो डिपार्टमेंट ही करता है, तो बजट एस्टिमेट्स और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स उसका रिटेंशन पीरियड 3 इयर्स रहेगा। सर्विस बुक का बात आ जाएगा, सर्विस बुक एम्प्लॉइज एंटाइटल्ड टू पेंशन और टर्मिनल बेनिफिट्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो देखिए रिकॉर्ड को, सर्विस बुक एम्प्लॉइज एंटाइटल्ड टू पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बट टर्मिनल बेनिफिट्स, टर्मिनल बेनिफिट्स में आपको ग्रेचुइटी मिलता है, एनकैशमेंट ऑफ ईएल होता है, जो ऑन लीव एनकैशमेंट मैक्सिमम 300 ईएल आप एनकैश कर सकते हो, तो ये सब है। तो ये जो रिटेंशन पीरियड रहेगा 3 इयर्स, मगर 3 इयर्स हम कैसे काउंट करेंगे ना, आफ्टर इश्यू ऑफ फाइनल पेंशन और ग्रेचुइटी ऑर्डर। जब फाइनल पेंशन और ग्रेचुइटी ऑर्डर इश्यू हो जाएगा वहां से हम 3 इयर्स काउंट करेंगे। ठीक है, तो 3 इयर्स आफ्टर इश्यू ऑफ फाइनल पेंशन और ग्रेचुइटी ऑर्डर। ठीक है, फिर सर्विस बुक अदर एम्प्लॉइज 3 इयर्स आफ्टर लिविंग सर्विस, जस्ट अदर एम्प्लॉइज जो है जब वो सर्विस लीव करेंगे जिस डेट में, वहां से आप 3 इयर्स कैलकुलेट करना है, तो 3 इयर्स आफ्टर लिविंग सर्विस। ठीक है, लीव अकाउंट देखेंगे, लीव अकाउंट एम्प्लॉइज विथ रिटायरमेंट में बताया था, लीव अकाउंट में आपका जो ईएल एचपीएल दोनों यदि ऐड करेंगे तो मैक्सिमम 300 ओके, ये है लीव अकाउंट में
मैक्सिमम 300 EL प्लस HPL, 300 इतना आप एनकैश कर सकते हो, ठीक है। 300 EL, सपोज आपका EL है 260 है और HPL है आपका 100 है, तो 260 EL एनकैश होगा और HPL 40 होगा, ठीक है। तो HPL कितना होगा, कितना एनकैश होगा, HPL 40 एनकैश होगा, ठीक है, क्लियर। तो दोनों मिलाकर, कंफ्यूजन नहीं होना है, EL प्लस HPL दोनों मिलाकर। सपोज और एक एग्जांपल देता हूं, लीव अकाउंट में सपोज आपका EL 305 है, ठीक है। लास्ट मोमेंट में हम देखेंगे ऐसे EL सपोज देखेंगे आपका EL 300 है और HPL 100 है, मगर यहां पे ओनली 300 EL इनकैश होगा। तो मैक्सिमम EL HPL दोनों मिलाकर कितना इनकैश होगा, 300 होगा। तो ये भी 3 years आफ्टर इश्यू ऑफ फाइनल पेंशन और ग्रेचुइटी ऑर्डर, ओके, 3 years आफ्टर इश्यू ऑफ फाइनल पेंशन और ग्रेचुइटी ऑर्डर। नेक्स्ट वन, लीव अकाउंट हम देखेंगे, लीव अकाउंट अदर एम्प्लॉइज 3 years आफ्टर लिविंग सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट वन, नॉमिनेशन फॉर फैमिली पेंशन, ये नॉमिनेशन और DCRG, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, यहां पर नॉमिनेशन को फोकस किया गया है। तो जस्ट 1 year आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बेनिफिट्स, जब सेटलमेंट हो जाएगा, चाहे फैमिली पेंशन हो कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, जब सेटल हो जाएगा जस्ट 1 year आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बेनिफिट्स, और वो कॉपी को सर्विस बुक में रखना है, ठीक है। सिविल पोस्ट, नेक्स्ट वन सिविल पोस्ट, ग्रेडेशन और सीनियरिटी लिस्ट, जो डिपार्टमेंट उसको कंपाइल करता है, कंपाइलिंग इट, ओके, एक कंपाइल करता है डिपार्टमेंट सीनियरिटी लिस्ट को, तो वो 3 years रहेगा रिटेंशन पीरियड। मगर जो डिपार्टमेंट सप्लाई, जो ऑफिस सप्लाई करेगा, अल्टीमेटली डिपार्टमेंट एक्चुअली कंपाइल करेगा, मगर जो उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस है वो सप्लाई करेंगे इंफॉर्मेशन, वो जो इंफॉर्मेशन सप्लाई करेंगे वो 1 year आफ्टर इश्यू ऑफ कंपाइलेशन। ये देखिए, ये तो पूरा डिपार्टमेंट का बात आता है, डिपार्टमेंट जब पूरा कंपाइल करेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंडर में बहुत कुछ ऑफिसेस है, सो मेनी सबऑर्डिनेट ऑफिसेस आर फंक्शनिंग ना, तो डिपार्टमेंट का बात आएगा कंपाइलेशन, तो रिटेंशन पीरियड 3 years रहेगा, ओके। और जो ऑफिस एक्चुअली सप्लाई करेगा, ओके, हेडक्वार्टर को, हेडक्वार्टर ऑफ द डिपार्टमेंट को, तो वो 1 year आफ्टर इश्यू ऑफ कंपाइलेशन, जब कंपाइलेशन पूरा कंप्लीट आ जाएगा कि ये है सीनियरिटी लिस्ट, उसके बाद जब जिस डेट में रिलीज होगा वहां से आप 1 year कैलकुलेट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वन, यदि आप डेट ऑफ बर्थ, अल्टरेशन इन डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड्स, तो वो 3 years रहेगा, ठीक है, रिटेंशन पीरियड। एडमिशन ऑफ प्रीवियस सर्विस विदाउट ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड, इसके ऊपर थोड़ा मैं बोल देता हूं। सपोज आप प्रीवियस सर्विस, तो आपका प्रीवियस सर्विस कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो जैसे आपका लीव कैरी फॉरवर्ड हुआ है, जो भी लीव अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हुआ है, और यहां पर पे फिक्सेशन, वहां पर प्रीवियस सर्विस में क्या पे था, यहां पर वो पे फिक्सेशन हुआ है, ओके, जो जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, तो मगर इसमें क्या है, एडमिशन ऑफ प्रीवियस सर्विस विदाउट ऑथेंटिक, कोई रिकॉर्ड उसका नहीं मिल रहा है, जैसे जो प्रीवियस सर्विस में आपका पे कि आपका लीव रिकॉर्ड, मगर आप एक सर्टिफिकेट दिया है, कुछ एफिडेविट दिया है, ठीक है, तो इस तरीके का चीज आप दे दिया, मगर वो कैरी फॉरवर्ड तो हुआ, मगर वो उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है कि उस समय आपका पे क्या था, कि उसमें लीव अकाउंट में आपका कितना लीव था, ये सब, तो विदाउट ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड। मगर आप रिकॉर्ड दिया है, ऐसा नहीं कि अभी जो रिकॉर्ड दिया है एफिडेविट में दिया है कि सर्टिफिकेट्स में दिया है, ओके। तो इस तरीके का केस 3 years, ये देखिए 3 years और 1 year आफ्टर ऑडिट व्हिचएवर इज लेटर, ओके, 3 years और 1 year आफ्टर ऑडिट व्हिचएवर इज लेटर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस 5 years। जो आपका वेरिफिकेशन क्या है, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, तो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग कि आपका सपोज जब आप ज्वाइन किए थे उस समय आपका सपोज पे लेवल, तो बहुत कुछ चीज होता है वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस, तो वो जब वेरीफाई हो जाता है सर्विस, वो ऑटोमेटिकली उसका रिटेंशन पीरियड 5 years रहेगा, ठीक है। तो आपका इट मीन्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कि आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट कब होगा, कि आपका
पोस्ट एक्चुअली क्या है, ये सब जो सर्विस चेक होगा, वेरीफाई होगा, उस तरीके का रिकॉर्ड को हम रिटर्न करेंगे 5 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद वो रिव्यू होकर वीड आउट होगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स लोअर फॉर्मेशंस, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट लोअर फॉर्मेशंस में डिस्ट्रॉय एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड होने से उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। मगर डिपार्टमेंट लेवल जो है एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स डिपार्टमेंट लेवल डिस्ट्रॉय आफ्टर अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स फाइनलाइज्ड। अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स मींस आपका जो एक्सपेंडिचर बिल है सभी पूरा फाइनल होने के बाद ही, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा डिपार्टमेंट लेवल में। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स मींस एक्सपेंडिचर बिल, पूरा एक्सपेंडिचर बिल फाइनल होने के बाद ही ओके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जैसे रजिस्टर ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर फॉर्म GFR 9 वो डिस्ट्रॉय आफ्टर अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स फाइनलाइज्ड। ये भी है, जो मंथली एक्सपेंडिचर रजिस्टर है उसमें पूरा डिटेल्स होता है, कौन सा डेट और किस हेड में एक्सपेंडिचर हुआ, डिटेल्स। जो मंथली एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट तो वही है फॉर्म GFR 9। तो पूरा बिल एक्चुअली इट मींस डिस्ट्रॉय आफ्टर अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, पूरा एक्सपेंडिचर हम देखेंगे चेक करने के बाद, ओके, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय आफ्टर अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स फाइनलाइज्ड, जो पूरा जो एक्सपेंडिचर है पूरा चेक किया जाएगा और ईच एंड एवरी हेड में जो एक्सपेंडिचर मंथली एक्सपेंडिचर हुआ है और उसका जो बिल वाउचर है पूरा चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद वो रजिस्टर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, सियोरिटी बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, तो यहां पर 3 इयर्स आफ्टर बॉन्ड सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। जब बॉन्ड आप जो दिया है, जब बॉन्ड का जो पीरियड है वो जब खत्म हो जाता है तब वहां से 3 इयर्स आप ले जाइए रिटेंशन पीरियड। 3 इयर्स आफ्टर बॉन्ड सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। कोई सियोरिटी बॉन्ड आप दिया है, ठीक है, कोई सपोज आप कोई बैंक से आप बोरो किया है, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैंक से बोरो किया है और उसमें सपोज ऐसे ये भी हो सकता है। सियोरिटी बॉन्ड क्या है, जैसे आप कैश स्टोर को मैनेज करते हो, ओके, अकाउंट स्टोर को मैनेज करते हो, वहां पर आपको सियोरिटी बॉन्ड देना पड़ता है। सपोज कुछ स्टोर में कुछ सपोज ड्यू टू योर नेग्लिजेंस, इस वजह से सपोज कुछ लॉस होता है तो वहां से आपसे रिकवरी किया जाएगा। तो उस तरीके का बॉन्ड जब जो इफेक्टिव डेट होता है, एक जब इफेक्टिव डेट क्लोज हो जाता है, वो बॉन्ड का जो पावर है वो जब बंद हो जाता है वहां से 3 इयर्स। तो 3 इयर्स आफ्टर बॉन्ड सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। ठीक है, पे बिल रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। पे बिल रजिस्टर 35 इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, ऑफिस कॉपीज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पे बिल्स, ये भी रहेगा 35 इयर्स। ओके, एस्टेब्लिशमेंट पे बिल्स, इसमें जो भी आपका एरियर फेरियर सब मिलता है, जैसे आपका जो डियरनेस अलाउंस है, सपोज जैसे 6 मंथ्स में रिवाइज होता है, ठीक है, उसका एरियर मिलता है, ठीक है, और कोई भी एरियर आपको मिलता है वो सब आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट पे बिल्स, वो भी 35 इयर्स रहेगा। पे बिल रजिस्टर नॉट मेंटेन। ठीक है, और शेड्यूल्स टू एस्टेब्लिशमेंट पे बिल्स, वो भी 3 इयर्स और 1 ईयर आफ्टर ऑडिट व्हिच एवर इज लेटर। ओके, शेड्यूल्स टू एस्टेब्लिशमेंट पे बिल्स, इसको भी याद रखना है, 3 इयर्स और 1 ईयर आफ्टर ऑडिट व्हिच एवर इज लेटर। नेक्स्ट है जो एक्विटेंस रोल। एक्विटेंस रोल क्या है, जब आप एक रजिस्टर होता है, फिजिकल रजिस्टर होता है ना, जब आप आपका सैलरी मिल जाता है वहां पर आपको साइन करना पड़ता है। ठीक है, तो वो है एक्विटेंस रोल कि आपको इतना सैलरी मिला तो आपको साइन करना है, रेवेन्यू स्टैंप लगा के उसके ऊपर आप साइन किया कि कंफर्म किया कि मुझे इतना सैलरी मुझे मिला। ठीक है, वो एक्विटेंस रोल जो रहेगा 3 इयर्स और 1 ईयर आफ्टर ऑडिट व्हिच एवर इज लेटर। ठीक है, नेक्स्ट वन जो मास्टर रोल्स है, मास्टर रोल्स में क्या क्या आता है, इसमें आ जाता है, आप देख लीजिए, मास्टर रोल्स में जो डेली वेज वर्कर्स, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं, कि जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, बेसिकली डेली वेज वर्कर्स, ओके, उनको जो पेमेंट किया जाता है, ओके, डेली वेज वर्कर्स, ओके, उनका जो एक्चुअली मिनिमम 3 फाइनेंशियल ईयर्स आफ्टर पेमेंट। तो ये मास्टर रोल्स में आपको याद रखना है, जो डेली वेज वर्कर्स को जो पेमेंट होता है वो है, तो मिनिमम 3 फाइनेंशियल ईयर्स आफ्टर पेमेंट, पेमेंट होने के बाद मिनिमम 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ओके, तो यहां पर दे दिया डिपार्टमेंट रूल्स में प्रिस्क्राइब मोर। नेक्स्ट है बिल रजिस्टर। बिल रजिस्टर फॉर्म TR 28A
ये भी 5 ईयर्स, जितना भी बिल है, ठीक है, जो भी जिस जिस हेड में सपोज एक्सपेंडिचर होता है, तो वो जो बिल रजिस्टर रहेगा उसका रिटेंशन पीरियड 5 ईयर्स रहेगा। पेड चेक्स रिटर्न बाय बैंक, सपोज जो चेक्स ऑलरेडी पेड हो चुका है, बैंक इसको रिटर्न कर देता है, ठीक है, ऑफिस को, उसका रिटेंशन पीरियड 5 ईयर्स रहेगा। काउंटर फाइल्स प्रिजर्व फॉर सेम पीरियड, ठीक है। ऑडिट पर्पज के लिए वो चेक तो पेड हो गया, मगर वो क्रॉस चेक को फिर रिटर्न करता है, ठीक है। बैंक ने ऑलरेडी पेड उसके ऊपर लिख के ऑफिस को रिटर्न कर देता है और उसका रिटेंशन पीरियड 5 ईयर्स रहेगा, ठीक है। फाइल्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स, तो ये जो रहेगा 5 ईयर्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन और टर्मिनेशन। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली कंप्लीट हो जाता है, कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, तो उससे बाद आप 5 ईयर्स कैलकुलेट कीजिए। सो 5 ईयर्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन और टर्मिनेशन, ओके। और यहां पर एक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट नॉट डिस्ट्रॉयड अंटिल ऑडिट ऑब्जेक्शंस क्लियर, यदि कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन है जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। ये एक रिमार्क्स में एक चीज है, ठीक है। और सब वाउचर से रिलेटिंग टू सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर, सब वाउचर जो सीक्रेट, जैसे सिक्योरिटी रिलेटेड है कि इंटेलिजेंस रिलेटेड है, तो इस तरीके का 3 ईयर्स आफ्टर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ओके, 3 ईयर्स आफ्टर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सब्जेक्ट टू ऑडिट, उसको ऑडिट सर्टिफाई करेगा, ओके। तो 3 ईयर्स आफ्टर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ये सब रिलेटेड अकाउंट्स रिलेटेड था रिटेंशन पीरियड। नेक्स्ट अभी एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स के ऊपर देखेंगे, रिकॉर्ड जो रिटेंशन शेड्यूल है एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स में। अच्छा, उसमें देखेंगे क्या क्या है। फर्स्ट वन है क्रिएशन और अबोलिशन और रिवाइवल ऑफ पोस्ट। कोई पोस्ट क्रिएट हुआ कि कोई भी पोस्ट को अबोलिश कर दिया गया, कि कोई पोस्ट ऑलरेडी उसको अबोलिश किया गया था मगर अभी उसको रिवाइव किया गया, तो वो कैटेगरी बी में जाएगा। कैटेगरी बी आप जानते हो, वो भी एक परमानेंटली रहेगा, ओके। मगर माइक्रो फिल्म, जो फोटोग्राफिक, जो स्मॉल फोटोग्राफिक फिल्म के आकार में नहीं रखा जाएगा, मगर ये परमानेंट रखा जाएगा, क्योंकि ये पॉलिसी मेजर है। इंपॉर्टेंट पॉलिसी फाइल्स केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, डिटेल्स मस्ट बी एंटर्ड इन एस्टेब्लिशमेंट और सैंक्शन रजिस्टर, ठीक है। तो इसी रिलेटेड में ये पॉलिसी डिसीजन है, तो इसलिए ये कैटेगरी बी में रहेगा। यदि हम टेम्पोररी पोस्ट को, सेकेंड वन देखिए, टेम्पोररी पोस्ट को हम परमानेंट में कन्वर्ट करेंगे, वो 10 ईयर्स रहेगा। कोई टेम्पोररी पोस्ट है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे परमानेंट को, तो उसका जो रिटेंशन पीरियड, C10 मीन्स ये सब कैटेगरी सी है, कैटेगरी सी है, और उसको 10 ईयर्स के लिए हम रखेंगे। सो सैंक्शन डिटेल्स मस्ट बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर, जो भी सैंक्शन डिटेल्स है वो रजिस्टर में रहेगा। नेक्स्ट वन क्रिएशन ऑफ पोस्ट, थर्ड वन, यदि पोस्ट क्रिएट होता है वो भी कैटेगरी सी में रहेगा, 10 ईयर्स के लिए रहेगा रिटेंशन पीरियड। सैंक्शन एंट्री मस्ट बी नोटेड इन रजिस्टर। फिर रिवीजन ऑफ पे स्केल्स, यदि पे स्केल्स में रिवाइज होता है, रिवीजन ऑफ पे स्केल्स, तो देखिए, यदि जो ओरिजिनल रूल है, जो डिपार्टमेंट ओरिजिनली जो पे रिवीजन के ऊपर जो रूल्स इशू करता है, वो कैटेगरी बी में जाएगा, क्योंकि वो रिलेटेड बेसिकली वो पॉलिसी डिसीजन है। मगर कोई स्टैंडिंग ऑर्डर, सपोज ऑफिसेस को आता है जो स्टैंडिंग ऑर्डर, ओनली स्टैंडिंग ऑर्डर केप्ट इन अदर डिपार्टमेंट्स, तो इसमें रिवीजन ऑफ पे स्केल्स का याद रखिए, कैटेगरी बी फॉर इशूइंग डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट इशू करेगा, जो डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर जब इशू करेगा, वो कैटेगरी बी में रहेगा। मगर वो जब सब डिफरेंट उसका जो स्टैंडिंग ऑर्डर डिफरेंट ऑफिसेस में जाएगा, वो कैटेगरी सी में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन अपग्रेडिंग ऑफ पोस्ट, कोई पोस्ट को अपग्रेड किया गया, वो भी रिटेंशन पीरियड 10 ईयर्स रहेगा। रिकॉर्ड ऑफ सैंक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। रीडेजिग्नेशन, कोई पोस्ट था उसको रीडेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट, वो भी 10 ईयर्स रहेगा। चेंज मस्ट बी एंटर्ड इन एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर, कोई रीडेजिग्नेशन, सपोज एक डेजिग्नेशन था उसको फिर रीडेजिग्नेशन में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल देता हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, उसको उसका रीडेजिग्नेशन हो गया कंप्यूटर साइंस, ठीक है। एक्चुअली डेजिग्नेशन था आईटी था, मगर अभी डेजिग्नेशन हो जाएगा कंप्यूटर साइंस। तो इस तरह का केस, वो भी रिटेंशन पीरियड 10 ईयर्स रहेगा, और चेंज मस्ट बी एंटर्ड इन एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर। और नेक्स्ट वन प्लान और नॉन प्लान पोस्ट, वो 3 ईयर्स रहेगा रिटेंशन पीरियड, सब्जेक्ट टू सैंक्शन एंट्री। तो ये सब एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड मैटर्स के ऊपर था, ठीक है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट रिकॉर्ड्स को देखेंगे,
ठीक है, रिक्रूटमेंट रिकॉर्ड्स में देखेंगे। फर्स्ट वन आप देख लीजिए, जो रिक्रूटमेंट रूल्स और पॉलिसी में बार बार होता है, रूल्स और पॉलिसी मीन्स कैटेगरी बी, वो परमानेंट पॉलिसी रिकॉर्ड फॉर इशूइंग डिपार्टमेंट, ठीक है, वो परमानेंट पॉलिसी है तो कैटेगरी बी है, ठीक है। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, रिटेंशन पीरियड 5 ईयर्स। सपोज कुछ इट मीन्स वर्किंग टाइम में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है और उसका कोई रिलेटिव को सपोज कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दिया जाता है, तो उस तरीके का रिकॉर्ड को रिटेन किया जाएगा 5 ईयर्स। और एप्लीकेशन एंड जो भी एप्लीकेशन जब जो डेथ एम्प्लॉय है उसका तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ द डेथ एम्प्लॉय आप जो एप्लीकेशन दिया है और जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर केप्ट इन पर्सनल फाइल, ठीक है। ऑनररी वर्कर्स का अपॉइंटमेंट होता है तो वो भी रिटेंशन पीरियड 10 ईयर्स रहेगा। बायोडाटा रहेगा, जो ऑनररी वर्कर का बायोडाटा एंड ऑर्डर्स केप्ट इन पर्सनल फाइल। नॉन इंडियंस यदि अपॉइंटमेंट होता है वो भी 10 ईयर्स रिटेंशन पीरियड। एप्लीकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स प्रिजर्व्ड। एक्चुअल वैकेंसी एस्टिमेट, एक्चुअली एक वैकेंसी एस्टिमेट होता है कि आगे में इतना वैकेंसी होगा। एस्टिमेट से क्या पता चलता है कि हम कितना प्रमोशन देंगे और कितना सपोज प्रमोशन में आएगा और लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम में आएगा और बाकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आएगा। तो फर्स्ट तो एस्टिमेट हम निकालेंगे ना कितना वैकेंसी है, तो देर उसके बाद हम देखेंगे कि प्रमोशन सीनियरिटी के हिसाब से होगा। नेक्स्ट एलडी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है कि एलडी है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। देन बाद में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए इट मींस वैकेंसी निकलेगा। तो ये जो है जो एनुअल वैकेंसी एस्टिमेट है वो 3 ईयर्स, रिटेन फॉर 3 ईयर्स। अच्छा, रिजर्वेशन रोस्टर फॉर एससी एसटी, जो रोस्टर होता है रिजर्वेशन रोस्टर शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए, वो भी 10 ईयर्स रहेगा रिटेंशन पीरियड, ओके। यूपीएससी कंसल्टेशन एग्जेम्पशन रूल्स, कि यूपीएससी के एग्जेम्प्ट करना, सपोज कंसल्ट करना एग्जेम्प्टेड है, कोई जरूरी नहीं है, वो भी इस तरीका का जो यूपीएससी कंसल्टेशन एग्जेम्पशन रूल्स वो भी रिटेंशन पीरियड 5 ईयर्स रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेमिंग। एक रिक्रूटमेंट जब पब्लिश होता है, आप देखा होगा पूरा टोटली फ्रेमिंग होता है उसमें पूरा, कि क्या एज कट ऑफ रहेगा, ओके, एंट्री एज और मैक्सिमम एज कितना रहेगा और कितना कितना एज रिलैक्सेशन रहेगा, और इट मींस पे स्केल क्या रहेगा, और आपको एलिजिबल है, आप यदि इसी पर्टिकुलर पे स्केल में इतना ईयर्स काम किया है तो ये पोस्ट को आप अप्लाई करोगे। तो जो भी है, तो जो रूल्स फ्रेमिंग होगा वो कैटेगरी बी में जाएगा, क्योंकि पॉलिसी डिसीजन है, परमानेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वैकेंसी नोटिफिकेशन। तो जैसे कोई डिपार्टमेंट में वैकेंट पोस्ट है तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को नोटिफाई करेगा कि सपोज इन माय डिपार्टमेंट एक्चुअली सपोज 4 क्लरिकल पोस्ट इज वैकेंट वन, so notify to the employment exchange कि if suitable registered candidates are there then you provide to us। तो इस तरीके का कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। बी मीन्स इशूइंग डिपार्टमेंट, जब इश्यू होता है जो, ओके, वो इसके लिए कैटेगरी बी, वो परमानेंट रहेगा, ओके। बाद जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो कैटेगरी सी में रहेगा। कैटेगरी सी तो आप जानते हो कि लिमिटेड टाइम होता है रिटेंशन का। अच्छा, कैंडिडेट नॉमिनेशन एंड सिलेक्शन 3 ईयर्स रहेगा, रिटेन फॉर 3 ईयर्स। कोई कैंडिडेट को हम नॉमिनेट करेंगे, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का बात बोला कि 3 जेएसए पोस्ट वैकेंट है और आप हमको सुइटेबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स दे दीजिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे सुइटेबल कैंडिडेट्स है, उनका क्वालिफिकेशन के साथ डिटेल्स है। सपोज वो क्या किया, 10 कैंडिडेट्स को दे दिया, तो 10 कैंडिडेट्स नॉमिनेट हो गए, तो इनका रिटन एग्जाम होगा, वाइवा होगा, और वहां से 3 जेएसए को सिलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके का केस एक्चुअली रिटेंशन पीरियड 3 ईयर्स है, ठीक है। पर्सनल फाइल्स एंड सर्विस रिकॉर्ड्स को चलेंगे। पर्सनल फाइल्स एंड सर्विस रिकॉर्ड्स में गेजेटेड ऑफिसर्स पर्सनल फाइल, ये कैटेगरी सी, 5 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। इंपोर्टेंट ऑफिसर्स फाइल्स में बी सेंड टू नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया। पर्सनल फाइल्स ऑफ नॉन गेजेटेड स्टाफ वो भी कैटेगरी सी में रहेगा, जस्ट 5 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, वो रिटेंशन पीरियड भी 5 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट। यदि कुछ इंपोर्टेंट ऑफिसर्स फाइल है वो एनएआई को जाएगा, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर जो नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया मीन्स वो परमानेंट हो जाता है, ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट, मगर नॉर्मली गेजेटेड नॉन गेजेटेड वो कैटेगरी सी में आता है 5 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट। कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू पर्सनल फाइल वो जस्ट कैटेगरी सी
1 ईयर रहेगा रिटेंशन पीरियड। अच्छा, नेम, सपोज आप नेम में कुछ चेंज किया कि डेट ऑफ बर्थ की क्वालिफिकेशन विथ प्रूफ आप दे दिया, वो इस तरीके का रिकॉर्ड 3 इयर्स रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 इयर्स रहेगा रिटेंशन पीरियड। एंट्री मस्ट बी मेड इन सर्विस बुक। नेक्स्ट वन जो सीनियरिटी लिस्ट रहेगा, सीनियरिटी लिस्ट में आपका कैटेगरी सी 3 इयर्स और 1 ईयर आफ्टर पब्लिकेशन व्हिच एवर इज लेटर। आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 इयर्स और 1 ईयर आफ्टर पब्लिकेशन व्हिच एवर, जो बाद में आएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट वन लीव, लीव पे एंड अलाउंसेस के ऊपर हम देखेंगे, ठीक है। लीव रिकॉर्ड्स बेसिकली 3 इयर्स रहता है लीव रिकॉर्ड्स। एंट्रीज मस्ट बी इन लीव अकाउंट, लीव अकाउंट में एंट्री होगा और वो 3 इयर्स रिटर्न होगा। कैजुअल लीव रिकॉर्ड्स जस्ट ईयर एंड होगा तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, डिस्ट्रॉयड एट द एंड ऑफ ईयर। ये टेम्पररी रिकॉर्ड है, उसको फॉर्मल रिकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा। पे फिक्सेशन रिकॉर्ड्स, यदि पे फिक्सेशन होता है तो वही है कैटेगरी सी में आएगा, 3 इयर्स और 1 ईयर आफ्टर ऑडिट व्हिच एवर इज लेटर। ओके, तो 3 इयर्स और 1 ईयर आफ्टर ऑडिट व्हिच एवर इज लेटर, जो बाद में आएगा, तो एंट्री इन सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पे फिक्सेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अच्छा, अलाउंस क्लेम्स, जैसे चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस है, वही है कैटेगरी सी में आएगा, 3 इयर्स और आफ्टर ऑडिट व्हिच एवर इज लेटर। ओके, 3 इयर्स और आफ्टर ऑडिट व्हिच एवर इज लेटर, तो फाइनेंशियल वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कैजुअल लीव इंपॉर्टेंट है, लीव रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, प्रमोशन ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन रिलेटेड है। प्रमोशन ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन रिलेटेड देखेंगे हम रिटेंशन शेड्यूल। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी फाइल्स, जो डीपीसी फाइल्स होता है वो 5 इयर्स रिटेंशन पीरियड, ठीक है। डीपीसी फाइल्स में डिटेल्स होता है कि किनका प्रमोशन जो एलिजिबल है उनका प्रमोशन फाइल्स में रहेगा, तो 5 इयर्स रिटेंशन पीरियड है। प्रमोशन ऑर्डर्स, वो भी रिटेंशन पीरियड 5 इयर्स है। कॉपी केप्ट इन पर्सनल फाइल। ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स विद बॉन्ड, यदि आप बॉन्ड दिया है कि आपको ट्रेनिंग मैंडेटरी, आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है, तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स विद बॉन्ड जस्ट कैटेगरी सी में आता है, जस्ट आफ्टर बॉन्ड पीरियड, जो कि बॉन्ड का एक पीरियड होता है, तो बॉन्ड सीज होता है तो उसका जो इफेक्टिवनेस वो सीज हो जाता है, उसके बाद 1 ईयर। ओके, ट्रेनिंग विदाउट बॉन्ड, जो ट्रेनिंग विदाउट बॉन्ड है वो 3 इयर्स रिटेंशन पीरियड रहेगा। ओके, नॉर्मल रिटेंशन। और डिपार्टमेंटल एग्जाम रिजल्ट्स, जो डिपार्टमेंट आप एग्जाम दे रहे हो, जैसे एलडी, एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम की, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये सब रिटेंशन पीरियड 3 इयर्स रहेगा। सर्विस बुक में एंट्री होगा और इस तरीका का रिटेंशन पीरियड 3 इयर्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन पेंशन, पेंशन रिटायरमेंट एंड रेजिग्नेशन रिलेटेड है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें देखेंगे रिटेंशन शेड्यूल। अच्छा, ग्रुप ए बी सी, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स, प्री वेरिफिकेशन पेंशन केसेस, उनका प्री वेरिफिकेशन होता है। जो ग्रुप ए बी एंड सी गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो उसका रिटेंशन, जो प्री वेरिफिकेशन ऑफ पेंशन केसेस, प्री वेरिफिकेशन ऑफ पेंशन केसेस, वो 3 इयर्स रहेगा। मगर यहां पर एक रिमार्क्स में दे दिया, जैसे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, आप जानते हो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में इट मीन्स जो आप कम्यूट करना चाहते हो पेंशन को, मैक्सिमम कितना होता है, तो 40% होता है, ठीक है नहीं। तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन आफ्टर द बॉन्ड सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, रिटेंशन पीरियड 15 इयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन आफ्टर द बॉन्ड सीज, एक बॉन्ड आपको देना पड़ता है, जब बॉन्ड सीज हो जाएगा, बॉन्ड का जो इफेक्टिवनेस है, जो पावर है, वो सीज हो जाएगा, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है 15 इयर्स। तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन आफ्टर द बॉन्ड सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, रिटेंशन पीरियड 15 इयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नॉर्मली प्री वेरिफिकेशन पेंशन केसेस 3 इयर्स होता है। और फैमिली पेंशन, इनवैलिड पेंशन और अदर पेंशन, ठीक है, तो उसका जो रिटेंशन पीरियड, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैमिली पेंशन, इनवैलिड पेंशन और अदर। इनवैलिड क्या है, सपोज आप फिजिकली अनफिट हो, तो वहां पर आप रिटायरमेंट ले जाते हो, तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलता है। तो इसमें देखिए, टिल 1 ईयर आफ्टर द लास्ट बेनिफिशियरी ऑफ द फैमिली पेंशन सीजेस, ओके, टू बी इट मींस टाइटल टू रिसीव, और 5 इयर्स व्हिच एवर इज लेटर। ये देखिए, टिल 1 ईयर आफ्टर द लास्ट बेनिफिशियरी ऑफ द फैमिली। ओके, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको टिल 1 ईयर आफ्टर द लास्ट बेनिफिशियरी ऑफ द फैमिली पेंशन सीजेस टू बी टाइटल टू रिसीव, और 5 इयर्स व्हिच एवर इज लेटर,
जो दोनों में आप कंपेयर कीजिए, दोनों में बाद में आएगा, ठीक है। और ग्रेचुइटी रिटेंशन पीरियड 5 ईयर्स, ठीक है। रेजिग्नेशन रिकॉर्ड्स में जस्ट रिटेंशन पीरियड 1 ईयर, कॉपी केप्ट इन पर्सनल फाइल। एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, यदि आपका सर्विस एक्सटेंड होता है आफ्टर रिटायरमेंट, जस्ट रिटेंशन पीरियड रहेगा कैटेगरी सी में, ओके, 1 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट, ऑर्डर केप्ट इन फाइल। यदि री एम्प्लॉयमेंट होता है आपका एक पिन सुपर अनुएशन के बाद, सो जस्ट कैटेगरी सी में आएगा आफ्टर एम्प्लॉय लीव सर्विस, ओके। जब आप सर्विस लीव करते हो, छोड़ देते हो, तो उसके बाद हम काउंट करेंगे 1 ईयर, ठीक है। C1 आफ्टर एम्प्लॉय लीव सर्विस, ऑर्डर केप्ट इन फाइल। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कम्यूटेड, ये इसको याद रखिए, ग्रेचुइटी रिटेंशन पीरियड 5 ईयर्स, ओके। रेजिग्नेशन रिकॉर्ड्स, ये भी रिटेंशन पीरियड 1 ईयर, और फैमिली पेंशन और इनवैलिड और अदर पेंशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ओके। जो लास्ट बेनिफिशियरी फैमिली का, जो फैमिली पेंशन जिसको लास्ट बेनिफिशियरी मिलेगा, जो लास्ट बेनिफिशियरी ऑफ द फैमिली पेंशन, ठीक है, सीजेस टू बीन, इट मींस टाइटल टू रिसीव, जो बंद हो जाएगा, जो लास्ट जो फैमिली पेंशन जिसको मिल रहा था टिल 1 ईयर आफ्टर द लास्ट बेनिफिशियरी ऑफ द फैमिली पेंशन सीजेस टू बीन टाइटल टू रिसीव, और 5 ईयर्स व्हिच एवर इज लेटर। तो इसमें रखना है जो लास्ट जो मेंबर है, जो बेनिफिशियरी है, उसको जो फैमिली पेंशन सीजेस टू बीन टाइटल टू रिसीव, तो बंद हो जाता है जब जो लास्ट जो बेनिफिशियरी था उसको फैमिली पेंशन मिल रहा था, अभी फैमिली पेंशन उसका बंद हो गया, तो वहां से आप टिल 1 ईयर आफ्टर, बंद जब हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर, और बाकी और 5 ईयर्स व्हिच एवर, इसे आपको याद रखना है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीनिंग्स ऑफ रिटेंशन कोड्स जो मैं बताया था, ये डिफिकल्ट नहीं है, सब कैटेगरी सी है। C1 मीन्स कीप फॉर 1 ईयर, C3 मीन्स कीप फॉर 3 ईयर्स, C5 मीन्स कीप फॉर 5 ईयर्स, C10 मीन्स कीप फॉर 10 ईयर्स, C15 कीप फॉर 15 ईयर्स। कैटेगरी बी तो आप जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी, रिकॉर्ड्स प्रिजर्व लॉन्गर, मगर माइक्रोफिल्म में नहीं रहेगा। कैटेगरी सी तो लिमिटेड पीरियड है, रूटीन पीरियड केप्ट फॉर लिमिटेड पीरियड। तो ये थोड़ा कोड को मैं क्लैरिफाई करने के लिए बोल दिया, ठीक है। बाकी रिटेंशन शेड्यूल फॉर रिकॉर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड इन द मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल में भी रिटेंशन शेड्यूल है कुछ रिकॉर्ड्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। प्रिस्क्राइब्ड इन द मैनुअल ऑफ द ऑफिस प्रोसीजर, उसको भी देखेंगे। देखिए जो डाक रजिस्टर है, जो डाक रजिस्टर, वो उसका रिटेंशन पीरियड 3 ईयर्स है। रजिस्टर यूज टू रिकॉर्ड ऑल इनकमिंग लेटर्स, ओके। जो भी लेटर्स पोस्टल डिपार्टमेंट से आ रहा है, डाक से आ रहा है, तो उसका रिटेंशन पीरियड 3 ईयर्स। अच्छा, स्टैंडिंग गार्ड फाइल्स परमानेंट रहेगा टिल रिवाइज्ड। यदि जो परमानेंट गार्ड फाइल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स केप्ट परमानेंटली, जो भी इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स है परमानेंटली, यदि उसमें कुछ चेंजेस आता है तो उसको रिवाइज कर दिया जाएगा, मगर स्टैंडिंग गार्ड फाइल्स परमानेंट टिल रिवाइज्ड। यदि रिवीजन हो गया तो वो ओल्ड को हम वीड आउट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अदरवाइज कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स में कुछ चेंजेस नहीं हुआ, तब तक वो परमानेंटली रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट वन, थर्ड वन, सेक्शन डिस्पैच रजिस्टर 5 ईयर्स, ओके। जो भी लेटर्स एक्चुअली डिस्पैच होता है सेक्शन से, वो जो रजिस्टर है वो उसका रिटेंशन पीरियड 5 ईयर्स। मैसेंजर बुक होता है, ओके। रिकॉर्ड शोइंग डॉक्यूमेंट्स डिलीवर्ड थ्रू मैसेंजर्स, जो मैसेंजर थ्रू में हम जो डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करते हैं, ओके, वो मैसेंजर बुक 3 ईयर्स रहेगा रिटेंशन पीरियड। फाइल रजिस्टर, फाइल रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फाइल रजिस्टर परमानेंट है क्योंकि मेन रजिस्टर है, मेन रजिस्टर ऑफ फाइल्स ओपन इन ए सेक्शन प्रिजर्व्ड परमानेंटली। याद रखिए, जो फाइल रजिस्टर है उसमें सब कुछ है, क्या क्या इट मींस फाइल्स है, उसका फाइल नंबर, एवरीथिंग, इंडेक्स एवरीथिंग होता है फाइल रजिस्टर में, तो ये परमानेंट है, ओके। ये मेन रजिस्टर ऑफ फाइल्स, आप देख लीजिए रिमार्क्स में, मेन रजिस्टर ऑफ फाइल्स ओपन इन ए सेक्शन प्रिजर्व्ड परमानेंटली, ठीक है। इसकी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, फाइल मूवमेंट रजिस्टर, यदि जो ट्रैक्स मूवमेंट ऑफ फाइल्स बिटवीन ऑफिसर सेक्शंस में जो एक रजिस्टर होता है जो ओनली ट्रैक करता है कि जो फाइल्स का मूवमेंट रिलेटेड में, तो वो 3 ईयर्स। रजिस्टर फॉर वाचिंग प्रोग्रेस ऑफ रिकॉर्डिंग, जो रजिस्टर एक्चुअली यूज टू मॉनिटर रिकॉर्डिंग ऑफ क्लोज्ड फाइल्स इन द रिकॉर्ड रूम, ओके। जो रजिस्टर है बेसिकली रिकॉर्ड रूम में, वो क्लोज्ड फाइल्स को मॉनिटर करता है, यूज टू मॉनिटर रिकॉर्डिंग ऑफ क्लोज्ड फाइल्स इन द
रिकॉर्ड रूम, ये भी 3 इयर्स है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रेसिडेंट बुक जो पास्ट जो डिसीजन है, ओके, कंटेंट्स इंपॉर्टेंट पास्ट डिसीजंस फॉर फ्यूचर रिफरेंस। पास्ट डिसीजंस उसको हम फ्यूचर टाइम में हम उसको रिफर करेंगे, तो वो परमानेंट है, ठीक है। लिस्ट ऑफ फाइल्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम, जो फाइल्स एक्चुअली डीआरआर को चला जाएगा, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम्स, लिस्ट ऑफ फाइल्स 25 ईयर्स, ओके, रिटेंशन पीरियड, लिस्ट ऑफ फाइल्स सेंड फ्रॉम सेक्शन टू डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम। अच्छा, लिस्ट ऑफ फाइल्स ट्रांसफर टू नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया, तो वो परमानेंट है, आप जानते हो, रिकॉर्ड ऑफ फाइल सेंड टू द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया फॉर परमानेंट प्रिजर्वेशन, ठीक है। और जो रिव्यू रजिस्टर होता है, जो भी हम रिव्यू करेंगे, सपोज जैसे आपका रिटेंशन पीरियड खत्म होने के बाद रिव्यू किया जाएगा, क्या फर्दर हम रिटर्न करेंगे कि उसको रिमूव विद आउट करेंगे, तो रिकॉर्ड ऑफ रिव्यू रजिस्टर जो है 1 ईयर, ओके। नेक्स्ट वन, लिस्ट ऑफ फाइल्स रिसीव्ड फॉर रिव्यू, जो भी फाइल्स है रिसीव्ड फॉर रिव्यू के लिए जो लिस्ट ऑफ फाइल्स रिसीव हुआ है वो भी 1 ईयर रहेगा। लिस्ट ऑफ फाइल्स टेकन फॉर रिव्यू बिफोर डिस्ट्रक्शन। अच्छा, रिकॉर्ड रिक्विजिशन स्लिप, ओके, एनएआई नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया को हम एक रिक्विजिशन भेजते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो आपको रिकॉर्ड नहीं देगा। सपोज कोई रिकॉर्ड परमानेंट रिकॉर्ड नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में है, आप रिक्विजिशन स्लिप देने के बाद ही वो आपको रिकॉर्ड देगा, क्योंकि वो परमानेंट रिकॉर्ड है। तो डिस्ट्रॉय आफ्टर फाइल रिटर्न, ओके, जब आप रिक्विजिशन दिया एनएआई को और एनएआई से बोरो किया, फिर उसको रिफर करने के बाद फिर आप रिटर्न कर दिया एनएआई को, तो उसके बाद एक्चुअली डिस्ट्रॉय किया जाएगा। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स 1 ईयर रहेगा, ओके, जो मंथली हम प्रोग्रेस करते हैं रिपोर्ट ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स। रजिस्टर फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम एमपीज, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स और वीआईपी से जो कम्युनिकेशन आता है उसके लिए एक रजिस्टर है, उसमें क्लियरली मेंशन होता है किस डेट में आया, क्या कम्युनिकेशन था, वो 3 इयर्स रहेगा। ट्रैक्स लेटर्स रिसीव्ड फ्रॉम एमपीज एंड वीआईपीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट वन, रजिस्टर फॉर पार्लियामेंटरी एश्योरेंसेस, वो भी 3 इयर्स है, ठीक है। रिकॉर्ड्स एश्योरेंसेस गिवन इन पार्लियामेंट दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, ठीक है, ये भी 3 इयर्स रहेगा। चेकलिस्ट फॉर पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, जो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स का चेकलिस्ट है 1 ईयर रहेगा। और जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, इंस्पेक्शन एक्शन टेकन नोट, जो भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है उसके ऊपर एक्शन टेकन नोट होने के बाद 1 ईयर आफ्टर एक्शन टेकन नोट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये जो भी रिकॉर्ड अभी मैं बताया ये सब रिव्यू होगा। द अबव शेड्यूल्स, जो रिटेंशन शेड्यूल था वो रिव्यू होगा एटलीस्ट वंस इन 5 इयर्स, वो शेड्यूल को अगेन रिव्यू किया जाएगा, इसको भी याद रखना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है, थोड़ा देख लीजिए, जैसे स्टडी लीव है, स्टडी लीव में दे दिया जैसे ग्रुप एबीसी एम्प्लॉइज के लिए, तो कैटेगरी बी इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल इशूइंग द ऑर्डर्स, इसमें देखिए यदि जनरल का बात आ जाता है, ऊपर में देखिए फर्स्ट, यदि जनरल जो ओरिजिनल रूल्स है वो कैटेगरी बी में रहेगा, परमानेंट रहेगा। बाकी जो इश्यू करता है स्टडी लीव रिलेटेड में, जो भी रूल्स इश्यू होता है, जब डिपार्टमेंट जो हेडक्वार्टर है डिपार्टमेंट का वो इश्यू करता है, तो वो कैटेगरी बी में रहेगा। मगर स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो होगा, जो भी अदर ऑफिसेस, इट मींस डिपार्टमेंट के अंडर सो मेनी ऑफिसेस है, वो स्टैंडिंग ऑर्डर रिसीव करेंगे, वो स्टैंडिंग ऑर्डर ग्रुप कैटेगरी सी में रहेगा। बाकी आप जब स्टडी लीव लेते हो ग्रुप ए बी एंड सी एम्प्लॉइज, तो वो रहेगा जस्ट कैटेगरी सी में 1 ईयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द बॉन्ड। आप एक बॉन्ड एक्चुअली देना है आपको, स्टडी लीव जब आप ले रहे हो आपको बॉन्ड देना है, कि बॉन्ड में क्लियरली मेंशन होगा कि मेरा स्टडी लीव खत्म होने के बाद मुझे 3 इयर्स काम करना है, ओके, जब मैं ज्वाइन करूंगा मुझे 3 इयर्स, मिनिमम 3 इयर्स काम करना है, उसके पहले मैं छोड़ नहीं सकता। तो इस तरीके का आप बॉन्ड देते हो, एक एग्रीमेंट देते हो, तो वो जब बॉन्ड और एग्रीमेंट जो उसका जो इफेक्टिवनेस है जब खत्म होगा, जस्ट 1 ईयर आफ्टर, ओके, 1 ईयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द बॉन्ड और एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, इसमें देख लीजिए रूल्स रिगार्डिंग डेपुटेशन, इंक्लूडिंग डेपुटेशन ऑन फॉरेन सर्विस इन इंडिया एंड अब्रोड। तो आप यहां पर देखिए डेपुटेशन इन इंडिया अब्रोड और जो फॉरेन सर्विस है, ओके, फॉरेन सर्विस इन इंडिया, तो उसका जो ओरिजिनलिटी रूल्स है तो कैटेगरी बी में रहेगा। देखिए कैटेगरी बी इन द केस ऑफ डिपार्टमेंट्स इशूइंग द ऑर्डर्स
एंड डिपार्टमेंट्स कंसर्न। यदि कुछ ऑर्डर्स इश्यू करता है डिपार्टमेंट स्पेशली रिलेटेड टू द डेपुटेशन की फॉरेन सर्विस रिलेटेड ऑर्डर्स इश्यू करता है डिपार्टमेंट, तो वो कैटेगरी बी में रहेगा। और उसका स्टैंडिंग ऑर्डर जब वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को जाएगा, ओके, वो स्टैंडिंग ऑर्डर कैटेगरी सी में रहेगा। ठीक है। अच्छा, डेलीगेशन इन इंडिया और अब्रोड, ओके, चाहे आपका डेपुटेशन जो इंडिया में है कि अब्रोड में है, वो इस तरीका का डाटा जो रहेगा, रिटेंशन पीरियड रहेगा 3 इयर्स और 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ओके, ये भी वही है, 3 इयर्स और 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल ऑडिट ऑब्जेक्शन। जो भी ऑडिट ऑब्जेक्शन है उसका सेटल होना चाहिए व्हिच एवर इज लेटर। तो थोड़ा डेपुटेशन ऊपर में बता दिया। यदि डिपार्टमेंट कुछ ऑर्डर्स इश्यू करता है वो कैटेगरी बी में रहेगा, मगर स्टैंडिंग ऑर्डर्स जब ऑफिसेस में जाएगा सबऑर्डिनेट ऑफिसेस में, वो कैटेगरी सी में रहेगा। और अदर केस में जो आप चाहे डेपुटेशन इन इंडिया एंड इन अब्रोड की सपोज फॉरेन सर्विस इन इंडिया, ये सब केस में क्या है, 3 इयर्स और 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, मगर जो भी ऑडिट ऑब्जेक्शन खत्म होना चाहिए व्हिच एवर इज लेटर, जो बाद में होगा। ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड पार्ट था रिटेंशन ऑफ शेड्यूल के ऊपर। जो इंपॉर्टेंट था मैं बता दिया। ठीक है। तो रिटेंशन शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंड पार्ट था। फिर एक रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट का थर्ड पार्ट जो है मेरा लास्ट पार्ट रहेगा, तो उसको आप वेट कीजिए। ठीक है। तो रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट के बाद में फाइल मैनेजमेंट है और नॉलेज मैनेजमेंट, उसको भी मैं ट्राई करूंगा कवर करने के लिए। तो आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।